हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, 2020 से लेके 2023 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये सीरीज का नाम क्या है? ये सीरीज है आपकी 1000 पीवाईक्यूज सीरीज। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 1000 पीवाईक्यूज कर लेते हैं, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, इसके पूरे के पूरे सबके सब लेक्चर्स देख लेते हैं, ट्रस्ट मी आपका नेट जेआरएफ का सपना साकार होके ही रहेगा। बिकॉज इस सीरीज के वजह से आपको 1000 पीवाईक्यूज तो सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको कम से कम 3 से 4000 कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको पेपर में जाके एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको एक टैक्टिक आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वगैरह वगैरह। राइट, तो इस सीरीज के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस सीरीज का कोई भी लेक्चर किसी को भी मिस नहीं करना है अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। अगर आप में से कोई पूछेगा कि फर्स्ट 12 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो फर्स्ट 12 पार्ट्स में आपके 1 to 60 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने 1 to 60 क्वेश्चन में आपका फर्स्ट 12 पार्ट्स में 1 to 60 क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है पीवाईक्यू सीरीज का, 1000 पीवाईक्यू सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 61 क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए फिर से एक सीक्वेंस से क्वेश्चन आ गया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन कहां से आने वाले, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन से ही आने वाले। राइट, और सीक्वेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमेशा क्या करो, रीड करो अपने ऑप्शंस को और देखो कि पहले क्या आएगा लास्ट क्या आएगा। एटलीस्ट इतना सेट कर लो, वहां से ही आपका 99% आंसर बन जाता है। ठीक है, देखते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, engage customers, build profitable relations and create customer delight, design a customer value driven marketing strategy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सीधी बात है, आप कस्टमर की नीड्स को, मार्केट्स को अंडरस्टैंड करोगे, है ना। कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट को क्या जरूरत है, पहले तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है। एक बार आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है मार्केट में क्या जरूरत है, उसके बाद आप क्या करोगे, उस हिसाब से कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे, है ना। अब मेरे को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को क्या चाहिए प्रोडक्ट, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, उसके हिसाब से ही मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करूंगी। एक बार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन कर ली, तो डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि मैं क्या करूंगी, IMC बनाऊंगी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाऊंगी, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूं, अलग अलग मार्केटिंग टूल्स को यूज करके मैं क्या करूंगी, कस्टमर को हमेशा सुपीरियर वैल्यू देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बना लिया, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केटिंग में ही कि आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करो, उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाओ और कस्टमर को डिलाइट करो। डिलाइट यानी कस्टमर एकदम आपसे खुश हो जाना चाहिए, आपसे एकदम संतुष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा आपको करना है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप बट ऑब्वियस है, अगर ये सब हो गया तो आपको वैल्यू मिलेगी कस्टमर से, ताकि आप प्रॉफिट्स भी क्रिएट कर सकेंगे और कस्टमर इक्विटी भी क्रिएट कर सकेंगे। राइट, सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो मुझे एक चीज पता थी कि ये थर्ड वाला जो है ना, ये फर्स्ट आएगा। पहले तो मेरे को मार्केट प्लेस को समझना है और कस्टमर की नीड्स को समझना है, यानी बी भी कट जाता था, सी भी कट जाता था, अब क्या बचता था, ए या डी में से कुछ बचता था। फिर मैं देखती थी सेकेंड में यहाँ पे क्या है, और इधर दोनों में लास्ट में क्या है, सेकेंड वाला ऑप्शन थी, यानी लास्ट में ये है कस्टमर कैप्चर वैल्यू फॉर कस्टमर्स, यानी ये दोनों तो लास्ट ही आने वाला है, इतना तो मुझे पक्का था। मैं चेक क्या करती थी, पहले 1 आएगा कि पहले 5 आएगा,
वन क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाओ कि पहले कस्टमर के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है ना, फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनता है, राइट। तो पहले तो आप क्या बनाओगे, पहले तो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, लॉजिक सी बात है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को विद ऑप्शंस भी आप इसको बना सकते थे, अपना बेसिक लॉजिक यूज करके भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आप पेपर में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन जाके देखेंगे। इसलिए अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, लॉजिक यूज कीजिए कि कौन सी चीज फर्स्ट होगी और कौन सी चीज लास्ट होगी। एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, इन दोनों को हमेशा फिक्स कर लेने का। जैसे मैंने फिक्स क्या कर लिया कि फर्स्ट वाला तो थर्ड ही होगा, तो बी और सी कट गया था, राइट। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन पार्टनरशिप। क्या बोलता है, पार्टनरशिप में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, बट पार्टनरशिप से आपको प्रैक्टिकल सम्स भी आते हैं, राइट। गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, इससे सम्स आते हैं पार्टनरशिप के, और वो सब पूरा पार्टनरशिप का थियरी और पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया हुआ है। कहाँ पे, अकाउंटिंग में। अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए जरूर से जाके अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट देख लीजिए पूरी की पूरी। वहां से जाके आपको अच्छे से पार्टनरशिप क्या है और अकाउंटिंग के बाकी सारे टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक स्टेटमेंट और देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इन द absence of any provision in the partnership deed, only a working partner is entitled to remuneration। बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो सिर्फ जो वर्किंग पार्टनर होता है उसी को रेम्यूनरेशन मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप भले वर्किंग पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। आपको आपका प्रॉफिट्स में शेयर मिलता ही है, लॉसेस भी आपको शेयर करने ही पड़ते हैं। तो ऐसी कोई भी बात कहीं पे भी मेंशन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं एनी फर्म विच अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल। तो ये स्टेटमेंट राइट है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी फर्म क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, उसकी कोई भी गुडविल नहीं होती है। क्यों, गुडविल कब क्रिएट होती है, आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी मार्केट में इमेज कब क्रिएट होती है, जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो और जब आप कुछ सुपर कुछ करते हो, मार्केट से हटके कुछ करते हो, और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे और आपकी गुडविल बच जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। रियल केस सिनेरियो सोचिए, लॉजिक सोचिए बेसिक अपना, कि अगर मेरा प्रॉफिट नॉर्मल होगा तो उसमें गुडविल की कौन सी बात है। अगर मैं एक बिजनेस में नॉर्मली, अगर एक बिजनेस में सपोज 5 करोड़ कमा सकते हो और सेम बिजनेस में आप भी 5 करोड़ कमा रहे हो, तो हम दोनों में, हमारे बिजनेस फॉर्म में कोई डिफरेंशिएशन हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट। जब आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हो, सुपर प्रॉफिट्स कमाते हो, तभी ही आपकी गुडविल की बात आती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। ये भी रॉन्ग है, सारे के सारे पार्टनर्स को बिजनेस करना चाहिए क्या, मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब कंपलसरी है, सारे के सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप में 6 लोग हैं, लेकिन इन 6 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी 2 ही लोग वर्किंग पार्टनर है, बाकी 4 लोग क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कहीं पे भी बात जरूरी नहीं है। और ये सब चीजें ना, ये सब प्रोविजन जो है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक प्रोविजन, ये मैंने आप लोगों को ना फर्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप के समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके पार्टनरशिप के लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं सेफर साइड के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इफ देयर आर प्रॉफिट्स। बोलता है अगर पार्टनर ने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है फर्म को, तो उस इंटरेस्ट लोन दिया है सॉरी फर्म को, तो उस पे इंटरेस्ट तब करेंगे जब प्रॉफिट्स होंगे। नहीं भाई, आप प्रॉफिट अर्न करो चाहे नहीं करो,
आपने पार्टनर से लोन लिया है, बाहर मार्केट से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया, आपने कहीं से भी लोन लिया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वेदर यू आर अर्निंग योर प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। उसके अलावा भी प्रोविजन हो सकते हैं पार्टनरशिप के, तो जाके जरूर से अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पार्टनरशिप के सारे लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पे मैंने इवन पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल सम्स भी कराए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 63rd क्वेश्चन, which type of defense mechanism is used by a person when he gets angry at his child or spouse because he had a bad day at work? बोलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम यूज करते हैं जब हमारा दिन काम पे खराब होता है, तो हम अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, अपने पार्टनर पे गुस्सा कर देते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, डिनाइल। डिनाइल मतलब हम तो भाई पहचान ही नहीं रहे, हम तो जानते ही नहीं, हम ऐसे थोड़ी बिहेव करते अपने घर वालों के साथ, है ना, भले कितना भी अच्छा या खराब दिन के लिए, तो हो नहीं सकता। यानी फर्स्ट तो कट गया, फर्स्ट कट गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रेशन, रिप्रेशन ऑलमोस्ट आपका हो सकता है कैसे होता है रिप्रेशन, मतलब आप अपोज कर रहे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं आप अपोज ही करोगे, तो ये भी कट गया। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना है, यहाँ पे फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे आपका दिन खराब हो गया है, आप गुस्से में हो, तो आप प्रोजेक्शन तो करोगे नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 ओनली। जब आप गुस्से में होते हो, आपका दिन खराब होता है, तो आप क्या हो जाते हो, आप डिस्प्लेसमेंट के मोड में आ जाते हो, यानी आपके वाइफ, आपके बच्चे अगर कुछ भी उस दिन आप उनके साथ गुस्सा है, आपका दिन खराब गया है, तो आप क्या हो जाते हो, आप उस जगह से डिस्प्लेस होने की कोशिश करते हो, जस्ट बिकॉज आप अपने बच्चों पे गुस्सा ना कर दे, अपने वाइफ पे गुस्सा ना कर दे, आप क्या करते हो, जितना हो सके ना उनसे थोड़ा दूर हटने की करते हो, एटलीस्ट उस दिन के लिए, राइट? तो आप कहीं ना कहीं खुद को डिस्प्लेस कर देते हो। जैसे सपोज आपके बच्चे सेम रूम में आके बैठ गए, तो आप दूसरे रूम में जाके बैठ जाओगे बहाने से, ताकि आप उन पे गुस्सा ना करो, राइट? तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। जब भी आपका दिन खराब गया है काम पे, आप गुस्सा हो रहे हो अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, तो आप क्या करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हो, और आप जितना हो सके अपने गुस्से को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, और गुस्सा अवॉइड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, राइट? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64th क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग? बोलता है इनमें से किसने बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या, राइट? किसने दी है वो तो हमको याद रखना ही है, लेकिन ये भी तो समझे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या, है ना? कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, नेगोशिएशन करते हो बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज मिलके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नेगोशिएशन करते हैं, चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अब अगर सैलरीज का डिस्कशन करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय हो, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलके बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, कलेक्टिवली मिलजुल के। एम्प्लॉयर भी सामने टेबल पे बैठेगा, एम्प्लॉय भी सामने टेबल पे बैठेंगे, और वो लोग मिलके क्या करेंगे, उस चीज पे डिस्कशन करेंगे बैठ के, एंड एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाएंगे फाइनली, राइट? तो ये होता है आपका टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, ये टर्म सबसे पहले कॉइन किया था सिडनी वेब एंड बेट्राइस वेब। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, ऐसी चीजों को आप कुछ नहीं कर सकते हो पेपर में, ऐसी कुछ आउट ऑफ द चीजें आ जाती हैं आपको, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये किसने दिया था, वो किसने दिया था। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप अपना तुक्का लगा के भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन से काम चला सकते हो। जैसे अगर मैं पेपर में थी तो मैंने क्या तुक्का लगाया था पता है, कि गॉड लविंग तो किसी और चीज से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं, W.E. डेमिंग भी किसी और चीज से रिलेटेड है, तो फिर मैं पेपर में फंस किस में गई थी, ए और डी में फंस गई थी। ऐसे करके भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हो कि याद करो कि भाई ये इससे रिलेटेड था, वो उससे रिलेटेड था, ऐसे करके ऑप्शंस कट करो। जो नोन नाम है ना, जो नाम आपको पता है, उनको एटलीस्ट यूज करके आप ऑप्शंस को कट करते जाओ, ठीक है। आई होप कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है वो क्लियर है। और ये टर्म किसने दिया था, ये आपसे आपको याद पड़ जाएगा, सिडनी वेब एंड पेट्रेस वेब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65th क्वेश्चन, इन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग द टाइम इट टेक्स टू डबल द सम ग्रॉसली फॉलो द रूल ऑफ 69। रूल ऑफ 69 क्या बोलता है कि आपने अगर 1 रुपया रखा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नहीं 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इफ इट इज चेंज टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग द रेलेवेंट रूल ऑफ थंब इज, लेकिन इसी को ही अगर हम दूसरे रूल में लाना चाहें तो ऐसा कौन सा रूल है जो अगेन सेम चीज दिखाता है। कौन सी सेम चीज दिखाता है कि अगर मैं क्या करती हूँ, जो भी पैसा रखती हूँ उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रूल होता है, ये होता है आपका रूल ऑफ 72। आई होप ये चीजें आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी बचपन में। रूल ऑफ 72 क्या होता है, रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि अगर आज आप 1 रुपया रख रहे हो तो फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 का डबल क्या होता है 2। वैसे ही अगर सपोज मैं आज 2 रुपया जमा करके रख रही हूँ तो उसका डबल हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 72। ये सेम होता है किससे, रूल ऑफ 69 से। रूल ऑफ 69 और रूल ऑफ 72 दोनों भी क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों भी क्या बोलते हैं कि आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा सेम टाइम, राइट। 1 रुपए का 2 रुपया हो जाएगा सपोज 5 साल में, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये होता है आपका रूल ऑफ 72, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। रूल ऑफ 72 है क्या। अब अगर इसकी फॉर्मूला आपको जाननी है, ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला रही ये, ठीक है। मैं इसकी फॉर्मूला आपको बता देती हूँ रूल ऑफ 72 की, वो आप याद रख सकते हो क्योंकि कभी कभी आपको काम आ जाए, मे बी नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ ले। तो फॉर्मूला क्या है, 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है मार्केट से, है ना। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ रिटर्न मिलता है ना, 5%, 7%, 10%, इक्वल्स टू टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट टू डबल। अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कितने टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, वो मैं फाइंड आउट करूंगी 72 को डिवाइड करूंगी रेट ऑफ रिटर्न से। मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ठीक है, सपोज 5% है, 7% है, कितना मुझे रिटर्न मिलने वाला है, इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा कि मेरे पैसे कितने टाइम में डबल हो जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल 72 डिवाइड बाय, से फॉर एग्जाम्पल मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, हर साल मुझे रिटर्न मिलने वाला है 7%। कितना मिलने वाला है, 7%। तो 72 डिवाइड बाय 7 करेंगे, जो भी होगा वो टाइम होगा जो आपको बताएगा कि कितने टाइम में आपका पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो क्या होने वाला है, डबल होने वाला, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। रूल ऑफ 72 क्या है ये अच्छे से क्लियर है, फॉर्मूला भी इसकी अच्छे से क्लियर है, और रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69 हमेशा सेम होते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।